ऋतु बसंत आई अलबेली, डार डार बोले कारी कोयलिया, जननन जन जननन जन जननन बाजे पायलिया, जननन जन जननन जन जननन। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सखी सहेली के लिए बस कुछ ही पलों का इंतजार। सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली सुनने वाले सभी सखियों, सहेलियों और श्रोताओं को नेहा शर्मा और चंचल वर्मा का नमस्कार। तो चंचल जी, कैसी हैं आप? मैं एकदम बहुत बढ़िया, मजे में हूँ। और नेहा, तुम्हें पता है कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ हम कह सकते हैं कि हमारे जो जवान हैं उन्हीं का है। और हम अगर अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं, अपना अपना काम कर पा रहे हैं, तो शायद इसमें भी बड़ा हाथ उन्हीं लोगों का है। बिल्कुल। और जिस तरह से वो निस्वार्थ भावना से हमारे लिए खड़े होते हैं और अपनी जान की परवाह भी नहीं करते हैं और हमारी रक्षा करना चाहते हैं, तो बस इसके लिए हम उन्हें नमन ही कर सकते हैं। वो हैं खतरों के खिलाड़ी और हमें हर खतरे से बचाते हैं जी। और चलिए उन्हीं के लिए समर्पित करते हैं गीत। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। मिट्टी की है जो खुशबू, तू कैसे भुलाएगा। तू चाहे कहीं जाए, तू लौट
तुझे है पुकारा, ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। तुझसे जिंदगी है ये कह रही, सब तो पा लिया, अब है क्या कमी। यूं तो सारे सुख है बरसे, पर दूर तू है अपने घर से। आ लौट चल तू अब दीवाने, जहाँ कोई तो तुझे अपना माने। आवाज दे तुझे बुलाने वही देश, ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। तो चंचल जी, अगर देशभक्ति के गीत जब चलते हैं, हम सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि कुछ देर बस खो जाएं, कुछ ना करें। और हम सैनिकों को नमन करते हैं, खास तौर पर हमें ऐसे लोगों को भी नमन करना चाहिए, उन गीतकारों को या उन कवियों को जो ऐसी रचनाएं लिखते हैं। और जब कवि की बात की तो मुझे याद आया सुमित्रा नंदन पंत जी, जिनकी आज जयंती है, और उनकी जयंती पर उनकी बात न की जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जो हिंदी साहित्य है, इसके छायावादी युग के 4 स्तंभों में से वो एक माने जाते हैं, और नए युग के प्रवर्तक के रूप में आधुनिक साहित्य में वे उदित हुए। और वो ऐसे साहित्यकारों में गिने जाते हैं, नेहा, जिनका प्रकृति चित्रण उनके समकालीन कवियों में सबसे बेहतरीन हुआ करता था। बिल्कुल, उन्हें इतने ज्यादा पुरस्कार मिले हैं, और साथ ही उनकी रचनाओं में समाज के यथार्थ के साथ साथ प्रकृति और मनुष्य की सत्ता के बीच टकराव होता था। और उनकी रचना काल में अगर देखा जाए तो आधुनिक हिंदी कविता का एक पूरा युग का जो समय है वो व्यतीत हुआ है। इनका जन्म हुआ था 20 मई 1900 में कौसानी, जो कि उत्तराखंड में आता है, वहां पर। और जन्म के समय इनका नाम रखा गया था गुसाई दत्त। लेकिन रामायण से वो बड़े प्रभावित थे, जो और खास जो चरित्र है लक्ष्मण का, उससे उसको अपना आदर्श मानकर उन्होंने अपना नाम गुसाई दत्त से बदलकर सुमित्रा नंदन रख लिया। और इसके कुछ समय के बाद नेपोलियन का जो युवावस्था का चित्र था, उससे वो प्रभावित हुए, तो अपने बाल कुछ घुंघराले और लंबे से इस तरह के रख लिए थे उन्होंने। कितनी अच्छी बात है ना, इस तरह से अगर हम अपने आप को इस तरह से बदल सकें तो। और गिरजे का घंटा शीर्षक से उनकी आई कविता पहली कविता उनकी मानी जाती है। नभ की उस नीली चुप्पी पर घंटा है एक टंगा सुंदर, जो घड़ी घड़ी मन के भीतर कुछ कहता रहता बज बज कर। बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं। और आपने बताया कि ये उनकी शायद पहली कविता मानी जाती है। इसी तरह से और बहुत सारी रचनाएं उनकी आई, इसमें काव्य भी थे, तो कुछ कहानियां, उपन्यास, संस्मरण, सभी कुछ उन्होंने लिखा। कुछ प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें तो ये है चितंबरा, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णधुली, उत्तरा, युगपत, लोकायतन और गीतहंस। और कहानियों में 5 कहानियां नाम से उनका एक वो आया था, ये भी बहुत प्रचलित हुआ। एक उपन्यास लिखा था हार, और एक आत्मकथा संस्मरण, यह है 60 वर्ष एक रेखांकन। कुछ यादगार चीजें हैं जो उनके नाम पर हमें जरूर याद आती हैं। जी, और बात की जाए पंत जी के काव्य की, तो इसमें प्रकृति चित्रण में भावात्मक, अलंकारिक और प्रतीक शैली का प्रयोग उन्होंने किया, और परंपरागत और नवीन दोनों ही प्रकार के अलंकारों का वो उपयोग करते नजर आते हैं। रूपक, उपमा, सांग रूपक, मानवीकरण, विशेषण, विपर्य, ध्वन्यर्थ, व्यंजना का आकर्षक प्रयोग उन्होंने किया है। परंपरागत और नए छंदों की भी उन्होंने रचना की। और
विश्व साहित्य में एक अलग स्थान उन्होंने प्राप्त किया। पद्म भूषण पुरस्कार से भी उनको नवाजा गया था और 1961 में उन्हें पुरस्कार मिला। 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया और उनके नाम से उनके पैतृक गांव में एक संग्रहालय भी बनाया गया है। जहाँ पर उनके प्रयोग, जो दैनिक प्रयोग की जो उनकी चीजें हैं, जैसे कि उनका शॉल है, उनकी दीपक है, पुस्तकों की अलमारी है, ये और कुछ उनको जो सम्मान पत्र मिले या फिर हस्तलिखित उनके जो पुस्तकें हैं आदि जो सब चीजें ये सब वहाँ रखी गई हैं। और उनकी मृत्यु हुई 28 दिसंबर 1977 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। तो हमारे पास और भी विषय हैं जिन पर हम बात करेंगे आज, क्योंकि मंगलवार का दिन है और एक विश्व धरोहर की हम बात करते हैं, तो कोणार्क सूर्य मंदिर की तरफ आज हम लेकर चलेंगे अपने सुनने वालों को। लेकिन पहले एक गीत सुन लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन इसके पहले ये भी बता दें कि आज खाने में क्या बनेगा। हाँ, ये हम बताएंगे नहीं, ये आपको बताना है कि आप इस सवाल का जवाब कैसे सुलझाते हैं। ये बड़ी एक उलझन या समस्या कह सकते हैं। हाँ? खासतौर पे गृहिणियों के सामने कि घर में जितने सदस्य उनकी अलग अलग फरमाइश, तो बनाया क्या जाए आखिर। चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना। चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना। मौसम पल में बदल जाएगा, पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। मेरी मोहब्बत में है कितना असर देखो ना, कितना असर देखो ना। करीब आओ, ऐसे न इतराओ, मुझसे सनम दूर बैठे हो क्या। थोड़े करीब आओ, ऐसे न इतराओ, मुझसे सनम दूर बैठे हो क्या। बेचैन कर दूंगा इतना तुम्हें, आके लिपट जाओगी दिलरुबा। ऐसे क्या सोचती हो, आके इधर देखो ना, आके इधर देखो ना।
और चेहरा कब देखते हैं चंचल जी? जब हम करते हैं वीडियो कॉलिंग। तो वीडियो कॉलिंग से जुड़ी भी बहुत सारी सभ्यता हमें सीखने की जरूरत है। हमारे बहुत से साथियों ने इसके बारे में हमें बताना शुरू कर दिया है, लेकिन वीडियो कॉलिंग से पहले तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके पास एक समय हो, और उस समय के लिए आपको लेना चाहिए एक ब्रेक, जैसा कि हम लेने वाले हैं। बिल्कुल, समय हो चला है अंतराल का। जी। नमस्कार देशवासियों, हमें अपने फौजी भाइयों की हिम्मत, उनके शौर्य पर नाज है। उन्होंने जिस साहस और वीरता का परिचय दिया है वह अद्भुत है। मैं विनय सप्रू उनका नमन करता हूँ। जय हिंद। तो अंतराल के बाद हम हाजिर हो गए हैं और अब हम जाएंगे कोणार्क सूर्य मंदिर की तरफ। घूमना क्योंकि बहुत जरूरी है। भारत के जो बहुत प्राचीन मंदिर हैं उनमें से ये एक है और इसे काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य में जगन्नाथपुरी से लगभग 35 किलोमीटर कोणार्क शहर में बना हुआ है। और इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में कलिंग स्थापत्य शैली के तहत किया गया था और बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से ये बना हुआ है। और 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में इसको मान्यता मिल गई थी। बिल्कुल। और अगर देखें चंचल जी, तो कोणार्क जो शब्द है वो कोण और अर्क से मिलकर बना है। अर्क का अर्थ है सूर्यदेव, और इस मंदिर में सूर्यदेव रथ पर सवार हैं। ये मंदिर पूर्व दिशा की ओर इस तरीके से बनाया गया है कि सूर्य की पहली किरण मंदिर के प्रवेश द्वार, पूजा स्थल और भगवान की मूर्ति पर पड़ती है। क्या बात है, मतलब इसका जो आर्किटेक्चर है बड़ा अद्भुत है। और सूर्य मंदिर समय की गति को भी दर्शाता है। ये मंदिर सूर्यदेव के रथ के आकार में बनाया गया है। इस रथ में 12 जोड़ी पहिए लगे हुए हैं और इसके साथ 7 घोड़े रथ को खींचते हुए नजर आते हैं। ये 7 घोड़े 7 दिनों का प्रतीक माने जाते हैं और ये भी माना जाता है कि 12 पहिए साल के 12 महीनों के प्रतीक होते हैं। कुछ स्थानों पर 12 जोड़ी पहियों को दिन के 24 घंटों के रूप में भी देखा जाता है। इनमें से 4 पहिए अभी समय बताने के लिए धूप घड़ी के रूप में भी उपयोग में आते हैं। और मंदिर में 8 ताड़ियां भी हैं जो दिन के 8 पहर का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो कोणार्क का ये जो सुप्रसिद्ध मंदिर है वो सूर्य देव को समर्पित है। देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु सूर्य देव के दर्शन का आनंद लेने यहाँ आते हैं और अन्य पर्यटक भी मंदिर की बेजोड़ स्थापत्य कला को निहारने यहाँ आते हैं। मंदिर की अगर कलाकृति और नक्काशी की बात करें तो अद्भुत है। कुछ ऐसे चित्र भी इसमें शामिल हैं जो खजुराहो की याद हमें दिलाते हैं। तो जरूरी नहीं कि आप बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं तभी आप इस मंदिर में जाएं। जो कला को देखना पसंद करते हैं वो भी यहाँ पर आते हैं। कोणार्क मंदिर का निर्माण को लेकर जो है इतिहासकारों में थोड़े बहुत मतभेद होते हैं। तो विशेषज्ञ कुछ तो ये मानते हैं कि इस मंदिर का निर्माण गंगवंश के जो शासक थे राजा नरसिंह देव प्रथम उन्होंने करवाया था। तो वहीं कुछ विशेषज्ञ ये तर्क भी देते हैं कि कोणार्क मंदिर का पहले निर्माण नरसिंह देव की मृत्यु के बाद नहीं हो सका था। तो वर्तमान में मंदिर के अधूरे जो ढहे ढांचे हैं उनका मुख्य कारण उस ढांचे का मुख्य कारण नरसिंह देव की मृत्यु को बताया जाता है। हालांकि इस बात में कोई प्रामाणिकता तो नहीं है। कुछ जानकारों के मुताबिक इसका निर्माण 1260 में हुआ था, जबकि नरसिंह देव जी का शासनकाल जो था वो 1282 तक रहा था। और इस मंदिर के इतिहास की अगर हम बात करें तो पुराणों में भी इसका उल्लेख मिलता है। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने एक बार नारद मुनि के साथ कुछ दुर्व्यवहार किया था और नारद मुनि क्रोधित हो गए, उन्हें श्राप दे दिया। इसके कारण सांब को चर्म रोग हो गया और सांब ने मित्रवन में चंद्रभागा नदी के संगम पर भगवान सूर्य की कठिन तपस्या की। भगवान सूर्य को एक चिकित्सक के रूप में भी हम लोग मानते हैं नेहा। और ऐसी धार्मिक मान्यताएं भी हैं कि भगवान सूर्य की पूजा अगर की जाए तो बहुत सारे रोगों से मुक्ति मिल सकती है। इसीलिए सांब ने भी बहुत कठिन तप किया, आराधना की सूर्यदेव की और उनको प्रसन्न भी किया। उस समय भगवान सूर्यदेव प्रसन्न हुए और सांब को ठीक भी कर दिया। इसके बाद सांब ने कोणार्क में सूर्य मंदिर बनाने का निर्णय लिया। और ये भी कहा जाता है कि जब सांब ने ये निर्णय ले लिया और चंद्रभागा नदी में स्नान कर रहे थे तो उन्हें सूर्यदेव की एक मूर्ति मिली
और इसका निर्माण ये कहा जाता है कि वास्तु विशेषज्ञ और शिल्पकार विश्वकर्मा के हाथों हुआ और बाद में ये सूर्य मंदिर बनवाया गया। इस मंदिर के प्रवेश द्वार को बहाल करने के लिए रेत को हटाने का काम भी अभी कुछ दिन से शुरू किया गया है, ऐसा मैंने पढ़ा था कहीं भी। और जिन्होंने नहीं देखा है सूर्य मंदिर कैसा है, तो 10 रुपए का जो नोट होता है ना, उस पर कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उड़ीसा का, उसका चित्र वो देख सकते हैं। और ऐसी जगहों को तो जरूर देखने जाना चाहिए। ऐसी बहुत सारी जो विश्व धरोहर है, अन्य जो हमारे देश की मुद्रा है, वहां भी देख सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कि 20 रुपए के नोट में आप एलोरा की गुफाएं देख सकते हैं, महाराष्ट्र में जो स्थित है। 50 रुपए के नोट में आपको हम्पी का जो एक रथ है कर्नाटक में हम्पी, और वो देख सकते हैं आप। ऐसे ही 100 रुपए का नोट पे से रानी की वाव नजर आती है, जो कि गुजरात में है। 200 रुपए का जो नोट है, इस पर सांची के स्तूप बने हुए हैं, जो मध्य प्रदेश में है। और 500 रुपए में आप देख सकते हैं लाल किला दिल्ली का। 500 रुपए के नोट में देख सकते हैं जी। 500 रुपए में नहीं देख सकते, जाने में थोड़ा ज्यादा पैसा लगता है। एक नोट और था जो भी बंद हो चुका है, जो मुद्रा बंद हो चुकी है, 2000 का नोट था। कोई विश्व धरोहर तो नहीं है, लेकिन जो मंगलयान, जो हमारे देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है, उसका चित्र इस पर दिखाया है। बिल्कुल, तो इतनी सारी बातें हो गई, तो मंगलयान की तरह हम भी उड़ चले जीत की तरफ। चलो चले मितवा इन ऊंची नीची राहों में, तेरी प्यारी प्यारी बाहों में कहीं हम खो जाएं। कभी नींद से जागे हम, कभी फिर सो जाएं। चलो चले मितवा इन ऊंची नीची राहों में, तेरी प्यारी प्यारी बाहों में कहीं हम खो जाएं। कभी नींद से जागे हम, कभी फिर सो जाएं। चलो चले मितवा इन ऊंची नीची राहों में, तेरी प्यारी प्यारी बाहों में कहीं हम खो जाएं। कभी नींद से जागे हम, कभी फिर सो जाएं। तुझे अपनी पलकों पे मैं बिठा के ले चलता हूँ। चल तुझे सारी दुनिया से मैं छुपा के ले चलता हूँ। मैं तेरे पीछे हूँ, पाँव के नीचे हूँ, मेरे भी नीचे हूँ। सुन ओ सैया ले भैया, ये अभी नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। मेरे सजन कर ले मिलन, काट खाएगा हाय हाय ये प्रेम बिछुआ। चलो चले मितवा इन ऊंची नीची राहों में, तेरी प्यारी प्यारी बाहों में कहीं हम खो जाएं। कभी नींद से जागे हम, कभी फिर सो जाएं।
नमस्कार, मैं संजय छैल, बॉलीवुड का डायरेक्टर, राइटर, गीतकार। आज हमें अपने फौजी भाइयों की हिम्मत और उनके शौर्य पर नाज है। उन्होंने जिस साहस और वीरता का परिचय दिया है वह अद्भुत है। हम उनका नमन करते हैं, आदर करते हैं, प्रणाम करते हैं। जय हिंद की सेना। वाकई जय हिंद की सेना कहा जा सकता है ऐसा। और बहुत सी बातें हमारे साथी भी लिख भेज रहे हैं हमें। कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में हमारे साथियों ने आमतौर पर वही बात लिखी है जो हमने भी उन्हें बताई, क्योंकि एक ही जानकारी एक ही जगह है। लेकिन हमारे एक साथी ने एक नई बात लिखी कि सूर्य का कोणार्क मंदिर उड़ीसा स्थित है। यहाँ सूर्य 3 अवस्था में उल्लेखित है: बाल्यावस्था का सूर्य, युवावस्था का सूर्य, प्रौढ़ावस्था का सूर्य। और ये हमने हमारी चित्रकला के कोर्स में पढ़ा था। ड्राइंग में निपुण है ऐसा बता रहे हैं। क्या बात है। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो बिल्कुल जाकर अनुभव कर सकते हैं इन चीजों को। एक और बड़ा अच्छा संदेश है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि बिल्कुल जाएं कोणार्क सूर्य मंदिर, जगन्नाथपुरी जाइए, वहाँ कृष्ण, सुभद्रा और बलभद्र जी के दर्शन भी साथ ही में आपको हो जाएंगे। सूर्य मंदिर का दर्शन भी साथ में आप कर लीजिए। और उड़ीसा राज्य के पूरे शहर ये जो है विश्व धरोहर है। ये कोणार्क की बात कर रहे हैं जी। और यहाँ भास्कर मंदिर है, यानी कि सूर्य मंदिर है जी। जो खंडित होते हुए भी अपने आप में परिपूर्ण माना जाता है। क्योंकि आमतौर पर खंडित होने से मूर्तियों और मंदिर में पूजा नहीं होती है, लेकिन ये सूर्य का मंदिर है। और जब हम कहीं घूमने फिरने जाते हैं, हमारे रिश्तेदार जो वहाँ नहीं आए हैं, तो हम वीडियो कॉल करके दिखाते हैं उनको कि देखिए हम यहाँ आए हुए हैं। और ना तो हम खुद देखते हैं ना उनको देखते, और चिल्लाते रहते हैं कि देखो देखो ये सूर्य का मंदिर है। तो फिर जो बाजू में घूम रहे हैं उन्हें भी पता चल जाता है कि क्या हो रहा है और सामने वाला क्या बोल रहा है और हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि कई बार नेटवर्क की व्यवस्था उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, तो बड़ी मुश्किल होती है और बहुत चिल्ला चिल्ला के बातें की जाती हैं और खुद भी नहीं देखा जाता है, दूसरों को भी नहीं देखने दिया जाता है। जो घर बैठे बैठे वो दर्शन कर लेते हैं सब चीज़ों के। तो हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं कि वीडियो कॉलिंग के समय आपको किन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए। तो वो ज़माना तो अब चला गया जब एक दूसरे की चिट्ठियों का इंतज़ार करते थे, फिर फ़ोन पर एक दूसरे की आवाज़ें सुन लेते थे, फिर मोबाइल आया तो मोबाइल में कहीं भी किसी से भी कभी भी बातें हो जाती थी, फिर इंटरनेट के साथ साथ आया सोशल मीडिया और हो गई वीडियो कॉलिंग की सुविधा। और उसके बाद तो आप बस समझ ही जाइए कि क्या हो गया। एक तरह से कई अच्छी चीज़ें भी हो गई, जैसे कि स्कूल ऑफिस के वीडियो कॉल होने लगे। कोरोना के काल में बच्चों के स्कूल की सारी चीज़ें वीडियो कॉलिंग के जरिए होने लगी और बहुत आम हो गई वीडियो कॉलिंग। जी। तो और इससे कई बार सुविधा भी हो गई, क्योंकि जब कोरोना काल था तो ऑफिस में का जो काम था या बच्चों की जो पढ़ाई थी वो ऑनलाइन घर बैठे ही चलने लगी। वीडियो कॉल के जरिए हम एक दूसरे को देख सकते थे, सुन सकते थे और अच्छे से बच्चों को समझने में भी बड़ी आसानी होती थी। और अब ये चीज़ इतनी आम हो गई है कि इससे जुड़ी कुछ खास बातों की ओर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और जो वीडियो कॉलिंग की सभ्यता है इसे समझने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल। और वीडियो कॉलिंग अगर ऑफिस या पढ़ाई के लिए आप कर रहे हैं तब तो कुछ बातों का बहुत ही ख्याल रखना ज़रूरी ही है। जैसे कि एक तो अच्छी जगह पर बैठे जहाँ नेटवर्क अच्छा हो, तो आपको अच्छी बार बार बाधा ना आए, ऐसी जगह पर ना बैठे कि जहाँ पर परिवार के सभी सदस्यों के ज़्यादातर सामान रखें। आप अगर वहीं बैठ जाएंगे तो या तो बेचारे बंध जाएंगे, उनका पूरा काम रुक जाएगा, या तो उन्हें बार बार आना ही पड़ेगा। तो जो आप मीटिंग कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं ज़रूरी उसमें व्यवधान बार बार आएगा। तो ऐसी जगह पर बैठे और परिवार के सदस्यों को भी थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। और अगर आपके घर के अड़ोस पड़ोस में कहीं कोई काम चालू है, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क है या किसी भी तरह का कोई काम चल रहा है, जैसे ठक ठक पिट पिट की आवाज़ें अगर आती हों तो उनसे भी दूर बैठिए, क्योंकि जो आपकी बातें सुन रहा है, जिससे आप वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं, तो आपका जो अगर कोई कंसंट्रेशन वाला काम है तो वहाँ आपका जो एकाग्र चित्त होकर वो काम करना आप कर ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल, खुद भी नहीं कर पाएंगे और जो वीडियो कॉल कर रहा है उसको भी नहीं करने देंगे आप। अगर और उसी तरह से जब आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मान लीजिए आप किसी और की बात सुन रहे हैं, तो अपना माइक को आप ऑफ रख सकते हैं या म्यूट रख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि माइक ऑफ नहीं रहता और आप घर के सदस्यों से बातें कर रहे हैं, वो सब सारे व्यक्ति सुन रहे हैं, या आप बैठे आपके वो जो शोर हो रहा है वो सब सुन रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। तो आप म्यूट करके रखिए, जो व्यक्ति बोल रहा है वो माइक ऑन करके बात कर रहा है, आपको जब बोलना है तो ऑन कर लीजिए। नेहा जी, मैंने ऐसा भी देखा है कई बार हम किसी गार्डन में हैं, पार्क में हैं, बस में हैं या ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, उस वक्त लोग ना तो कानों में उन्होंने हेडफोन लगाए होते हैं और सामने वाले की तरफ शक्ल देखकर बड़े जोर जोर से चिल्लाकर बातें कर रहे होते हैं, तो उनकी आवाज़ों से जो अगल बगल के यात्री हैं जो आपके साथ में यात्रा कर रहे हैं उनको भी व्यवधान होता है, और अगर वो सो रहे हैं, रात का समय है, तो वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। साथ ही जो बोल रहा है सामने वाला, क्योंकि आपने ईयरफोन नहीं पहने हैं
तो सिर्फ आपको नहीं, जो और लोग हैं उन्हें भी सारी बातें सुनाई दे रही हैं। कई बार तो इस बहाने लोगों का मनोरंजन भी हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाले के बारे में उसने कोई टिप्पणी कर दी बहुत जोर से, और आप झेप गए क्योंकि आपको पता चल गया कि आप वहीं बैठे हो और उसको सबको पता चल गया कि क्या बातें हो रही हैं। और ये मेरे साथ हाल ही में एक अनुभव हुआ कि जिस कोच में मैं यात्रा कर रही थी, वहीं जो लोग वीडियो कॉलिंग पर बात कर रहे थे, तो किसी छोटे बच्चे का, उन्हीं के परिवार के बच्चे का, वो डांस कर रहे होंगे, उसका वीडियो वो दिखा रहे थे। तो कितने लोग और भी थे जो उस बच्ची का डांस देख रहे थे। तो मैंने कहा ना कि औरों का भी मनोरंजन साथ साथ में हो जाता है। तो अभी वक्त है एक अंतराल का, और उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली, और हम बात कर रहे थे वीडियो कॉलिंग की सभ्यता के बारे में। बिल्कुल, और हमारे साथियों ने भी बहुत सी बातें लिख भेजी हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जी हाँ, वीडियो कॉलिंग की सभ्यता, यही एक सभ्यता तो आजकल भली भांति ही नहीं अपितु अच्छी तरह से विकसित हो रही है। कहीं इसकी आवश्यकता है तो कहीं शौक है, किंतु है हर परिवार में प्रफुल्लित ही नहीं अपितु प्रफुल्लित भी हो रही है। दूरस्थ लोगों के बीच ये पारस्परिक हालचाल के अतिरिक्त दर्शन की अभिलाषा भी पूरी होती है, तो कहीं शौक बनकर उभरती है, किंतु किसी भी चीज के हानि लाभ हुआ करते हैं, ये ध्यान देना आवश्यक है। तो एक हानि अभी इस वक्त ये हो रही है कि बहुत देर से हमारे श्रोता जो गीत का इंतजार कर रहे होंगे, उन्होंने गाना नहीं सुना। बताइए, बिना वीडियो कॉलिंग के ये सारी हानि हो रही है। जी। जब आए तेरी याद मुड़ के जाती नहीं, सजना अब तो नींद भी मुझको आती नहीं। जब आए तेरी याद मुड़ के जाती नहीं, सजना अब तो नींद भी मुझको आती नहीं। ओ मजनू मेरे यार, ये लल्ला है तैयार हो, जल्दी से लेके आ जाओ एक डायमंड की रिंग। तेरे लिए दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग रा रे, हो मेरे दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग रा रिंग, हो मेरे दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग रा रिंग, हो मेरे दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग रा रिंग। तू मेरी ड्रीम गर्ल बन जा रे, I'm searching for your love, ओ मेरी जान चली ना जाए, I'm searching for your love। तू मेरी ड्रीम गर्ल बन जा रे, I'm searching for your love, ओ मेरी जान चली ना जाए, I'm searching for your love। तुझसे बातें करके मुझे लगता है अच्छा है, झूठे बाकी सारे मैं आशिक हूँ सच्चा। तुझसे बातें करके मुझे लगता है अच्छा है, झूठे बाकी सारे मैं आशिक हूँ सच्चा। सामने आके सुन ले जो शेर लिखे तुझ पे, नहीं ऐसा वैसा शायर हूँ गालिब का बच्चा। तेरे
मेरी जो कलाई मेरे हाथ लग जाए, बल्ब मुकद्दरों का मेरे जग जाए, कहने लगे हैं मेरे सपने यही कभी मिल जा तू आके। मैं मांगू तेरा हाथ, मुझे रहना तेरे साथ, रानी मैं तेरी, मेरे दिल का तू ही किंग, तेरे लिए दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग रारा रिंग, मेरे दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग रारा रिंग, सजना दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग रारा रिंग, हो मेरे दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग रारा रिंग। तू मेरी ड्रीम गर्ल बन जा रे, I'm searching for your love, ओ मेरी जान चली ना जाए, I'm searching for your love, तू मेरी ड्रीम गर्ल बन जा। नमस्कार, मैं हूं उदित नारायण। अपनी भारतीय सेना के सशस्त्र बलों को बधाई देता हूं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर। उन्होंने जिस शौर्य और पराक्रम से दुश्मनों को परास्त किया। जय भारत। तो वीडियो कॉलिंग किस तरह से की जाए, है ना चंचल जी? यही हम बात कर रहे हैं और हमारे सुनने वाले भी इस बारे में बहुत सारी बातें लिख रहे हैं। वहीं अगर घरेलू या परिवार के किसी सदस्य के साथ अगर आप वीडियो कॉल कर रहे हैं तो कुछ बातों का ख्याल रख सकते हैं। अगर आपके पास समय ना हो तो पहले ही बता दें, ऐसा ना हो कि आपके कॉल के दौरान दूसरा जो है वो किसी और काम में उलझा रहे। हाँ, और कई बार ऐसा होता है कि वीडियो कॉल करने के दौरान कॉल करने वाले व्यक्ति से आप बात करें, ऐसा नहीं होता कि उनको उलझा देते हैं, फोन कर देते हैं, फिर घर भर के काम लेकर बैठ जाते हैं, फोन लेके घर घर में घूमते रहते, हर पूरा घर दिखा देते हैं, किचन के काम करने लगते हैं, मिक्सी विक्सी चलाने लगती हैं कई बार महिलाएं, और ऑफिस के काम करने लगते हैं, 1 मिनट एक मेल भेज रहा हूँ, 1 मिनट एक मेल भेज रहा हूँ, तो वो बेचारा तो तुम्हारे साथ में लगा हुआ है वीडियो कॉल। एक हाथ में मोबाइल है और किचन में अगर काम करते हैं तो एक हाथ में चमचा है। कुछ लोग बागवानी करने लगते हैं लगा के, कुछ घर के सदस्यों से बात करने लगते हैं दूसरे को वीडियो कॉल में लगा के, और आप पड़ोसी आ जाते हैं उनसे बातें करने लगते हैं। और ऐसे इस तरीके के काम जब आप जिस व्यक्ति को आपने वीडियो कॉल में उलझाया अपने साथ या बात करना चाह रहे हैं, उन्हें आपने बिल्कुल ही बिठा दिया है और वो बेचारे काट भी नहीं सकते फोन सभ्यता के चक्कर में, और आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, वो बेचारे बोर हो रहे हैं और वो कुछ कर भी नहीं सकते। और एकदम जरूरी हो गया, जैसे मान लीजिए कोई आ ही गया, कोई कुरियर आ गया, कुछ आ गया, आपको जाना ही है, तो अपना माइक एक बार उन्हें बोल के माइक को म्यूट कर दीजिए। सारी बातें क्यों सुनना है? बिल्कुल, हम यही बात कर रहे हैं कि क्या सभ्यताएं हैं या किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए वीडियो कॉलिंग के समय। और अगर कोई वीडियो कॉल ग्रुप पर चल रहा है तो पूरे समय खुद ही कुछ ना कहते रहे, जो और अन्य सदस्य हैं इस ग्रुप के जो कॉल पर बात कर रहे हैं उनको भी अपनी बात कहने का मौका देना चाहिए। अगर कोई एक बात कर रहा है तो दूसरे को साथ में नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो क्या होता है ना, दोनों की बातें ऐसे होती है कि घौच-घौच हो जाता है, एक की बात समझ में ही नहीं आ पाती है। तो एक एक करके आप बात करें, या आप हाथ खड़ा करके इशारे से बता सकते हैं कि अब आप कुछ कहना चाहते हैं, और जो अन्य सदस्य साथ में बात कर रहे हैं वो भी इस इशारे को समझे कि सामने वाले को भी कुछ बोलना है, अब हम चुप हो जाएं। बिल्कुल। और कई बार सिर्फ ताने और शिकायतें भी बहुत चलती हैं कि फोन कर दिया, हाँ तुम्हें कहाँ टाइम मिलता, और तो जो 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटे आधे घंटे जो भी आपने निकाले हैं उसमें बात कर लीजिए। या घर के सदस्यों को लेकर कई बार टिक्का टिप्पणी करने लगते हैं कि जो घर के सदस्य बैठे हैं उनको लेकर हम वीडियो कॉल में किसी को सारी चीजें बता रहे हैं कि ये तो पड़े रहते हैं, ये तो ये करते हैं, ये तो वो करते हैं, तो ऐसे में उनको अच्छा नहीं लगता। और कई बार ऐसा होता है कि हम परिवार के सदस्यों को वीडियो कॉल में जोड़ देते हैं। अब उन्हें बात नहीं करनी है मान लीजिए, पर वीडियो कॉल में तो चेहरा साफ दिखता है, और फोन कॉल में तो आप मना कर देंगे इशारे से, लेकिन वीडियो कॉल में तो आप हो सकता है आप मना करें और आपके सामने कैमरा आ गया, तो ये सामने आ जाता है, सामने वाले को पता चल सकता है कि इससे बात तो नहीं करनी, जबरदस्ती कराई जा रही है। कई बार हम बात करने से बचना चाहते हैं इसलिए दूसरे को फोन पकड़ा देते हैं। तो आप बड़े सलीके से उनसे कह दीजिए कि भाई अभी आप किसी काम में व्यस्त हैं, आपको कहीं जाना है, लेकिन उस बात को टालने के लिए किसी और के ऊपर वो वीडियो कॉलिंग को थोप देना, ये गलत होता है। तो ये भी एक सभ्यता की ही बात है, इन चीजों का भी ख्याल रखें। हमारे एक साथी ने बड़ी अच्छी सी बात लिखी है एक संदेश के जरिए, वीडियो कॉलिंग की सुविधा ये तो मुझे बहुत भाया। लोगों से मिलना जुलना कई बार नहीं हो पाता है, बच्चे और परिवार के सदस्य या मित्र बाहर हैं तो इसी बहाने एक दूसरे को हम देख लिया करते हैं, क्या बनाया, क्या खाया, कैसी ड्रेस पहनी है, ये भी दिखाई दे जाता है। और अभी हाल ही में हमारे परिवार के एक सदस्य बीमार थे और हॉस्पिटलाइज थे, तो वीडियो कॉल के जरिए ही उनसे बात हो जाया करती थी, लेकिन अब वो स्वस्थ होकर घर भी आ गए हैं। बिल्कुल। तो यहाँ ये भी कहना चाहेंगे कि अगर वो कोई मरीज है, बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, तो उनके साथ लंबी लंबी वीडियो कॉल मत कीजिए, क्योंकि उनके लिए अच्छा नहीं है। वो कई बार थक जाते हैं, हम बात किए जा रहे हैं, हम अपनी कुछ बातें बताने लगते हैं, हम भूल जाते हैं कि वो मरीज हैं या बीमार हैं, कहीं
तो बस कॉल करने के लिए थोड़ा सा पूछ लें उनके बारे में और फिर छोड़ दें। और यही वीडियो कॉल अगर आप हॉस्पिटल के अंदर कर रहे हैं तब तो खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि अन्य मरीज भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। जी, और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि वीडियो कॉलिंग ने आपस में लोगों को जोड़ा है, इसमें आवाज के साथ उस बंदे को हम देख सकते हैं। एक बार हमारी मौसी ने अपने सासरिये में वीडियो कॉल लगाया था, तो उनकी 10 वर्ष की छोकरी दिखा दिखा के बोलती इनका मुंडो देख, इनको मुंडो देख, और हंसती थी। फिलहाल हमारे पापा जो हैं वो हमारे दादी दादा से बात करने के लिए माँ का टच स्क्रीन मोबाइल लेकर लंबी बात करते हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है। मौसी भी वॉइस कॉल करती हैं मारवाड़ी में, जब कभी उनके रिचार्ज इंटरनेट बचता है तो वीडियो कॉल करती हैं, खूब हंसती हैं। तो ये सब चीज़ें तो फिर भी आपके जो रिश्ते हैं उन्हें बहुत अच्छा बना देती हैं, लेकिन बेवजह अगर आप कॉल कर रहे हैं और सामने वाले को परेशान कर रहे हैं तो थोड़ा सोचना चाहिए। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि वीडियो कॉलिंग में सभ्यता मान लीजिए कि अगर आप किसी मीटिंग के समय वीडियो कॉल कर रहे हैं और इस समय में आपको इस प्रकार की सभ्यता रखनी चाहिए कि आप इस तरह के कोई भी कपड़े पहनकर ना बैठें जिससे सामने वाला आपके खिलाफ हो जाए और इस चीज़ का गलत इस्तेमाल कर ले, और अपने व्यवहार को भी आपको बहुत अच्छा रखना चाहिए। मुझे लगता है कि जिस जगह पर शोर हो रहा है उस जगह पर भी हमें वीडियो कॉल नहीं करना चाहिए, और बिजनेस या काम का कोई कॉल कर रहे हैं तो वहाँ इस तरह से कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होनी चाहिए। बहुत सही बात लिखी है उन्होंने। कुछ इसी तरह की बात हमारे एक और साथी ने लिखी है कि क्योंकि वीडियो कॉलिंग में हम एक दूसरे को देख सकते हैं, आमने सामने लोगों को देख सकते हैं, तो इसलिए फोन करने से पहले कपड़ों की बालों का हुलिया ठीक कर लें, थोड़ी शिष्टता रखनी चाहिए, चेहरे के हाव भाव भी ठीक रहना चाहिए। क्या बातें, बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। पर एक संदेश सुन लेते हैं हम इस बीच में। नमस्कार, मैं हूं उदित नारायण। अपनी भारतीय सेना के सशस्त्र बलों को बधाई देता हूं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर। उन्होंने जिस शौर्य और पराक्रम से दुश्मनों को परास्त किया। जय भारत। तो बस इस तरह से जैसे हम कह रहे हैं चंचल जी, बातें ही नहीं करते रहना चाहिए, गाने भी सुन लेने चाहिए। हाँ।
तो आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। श्रोताओं, आपको हम बता दें कि जाने माने खगोल वैज्ञानिक और विज्ञान लेखक डॉक्टर जयंत नार्लिकर का आज सुबह निधन हो गया। उन्हें नमन करते हुए हम आपको उनसे की गई पुरानी बातचीत विविध भारती के संग्रहालय से लेकर सुनवाने वाले हैं आज शाम 4 बजे। इसलिए पूर्व नियोजित कार्यक्रम हेलो फरमाइश आज प्रसारित नहीं होगा। और सुनते हैं एक संदेश। नमस्कार, मैं तिग्मांशु धूलिया एक छोटा सा संदेश लेके आया हूं कि हाल ही के दिनों में भारतीय सशस्त्र बलों के तीनों शाखाओं सेना, वायुसेना और नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया है। ये पहलगांव में निहत्थे नागरिकों पर कायरतापूर्ण और अक्षम्य हमले के विरुद्ध एक शक्तिशाली प्रतिक्रिया थी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों को मैं बधाई देता हूं और उनकी वीरता, समर्पण और प्रतिबद्धता को सलाम करता हूं। नमस्कार। तो बस तो सखी सहेली कार्यक्रम में एक बहुत गंभीर विषय पर हम बात करने वाले हैं। बिल्कुल, वो गंभीर विषय जो है वो ये है कि खाने में क्या बनाया जाए। ये सचमुच गंभीर विषय होता है हर सुबह का। और कई बार हम टाइम टेबल बना लेते हैं कि भाई हर रोज ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, लेकिन कितने लोग हैं जो इस टाइम टेबल को फॉलो कर पाते हैं या वैसे ही करते हैं जो उन्होंने टाइम टेबल में लिखा है? बिल्कुल नहीं होता। पर कई बार ऐसा भी होता है कि जो टाइम टेबल में लिखा है वो खाने का मन ही नहीं होता है। हाँ। और दूसरी बात ये भी होती कई बार कि वो सामग्री नहीं होती हमारे पास दूसरी सब्जी अवेलेबल है, तो हमें लगता है कि जो उपलब्ध है वो बनाया जाए। लेकिन और कई बार ऐसा होता है कि घर के सभी सदस्यों की इतनी पसंद अलग अलग होती है कि सबको पूरा कर पाना बड़ा मुश्किल भी होता है। तो फिर एक कॉमन कोई भी चीज चुनी जाती है। हाँ भाई, ये चीज सबको पसंद है तो वही बनाई जाती है। और कई बार कैसे निर्णय लिया जाता है, हाँ भाई ये एक ऐसी डिश है जिसको बने बहुत समय हो गया, तो चलो आज ये बना लिया जाए। हाँ। या समय कम है तो झटपट ये बन जाता है, बिल्कुल ये बना लिया जाए। तो इस तरह से ये मेन्यू जो होता है, क्या बनाया जाए, उसका निर्णय किया जाता है। एक तरह से ये भी कह सकते हैं जो घर के जो गृहिणियां हैं वो पूछती सबसे हैं कि क्या बनाया जाए, लेकिन बनाती वही है जो उपलब्ध हो और जो उनका मन हो। लेकिन पूछना बहुत जरूरी, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत रहता है और सबसे पूछने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनसे ज्यादा कंफ्यूज घर के सदस्य हैं और इसलिए वो अपना निर्णय खुद लेती हैं। तो वो औरों को भी कंफ्यूज करते हैं। तो चलिए, हमारे श्रोताओं ने जो संदेश लिखे हैं इस बात पर, अब वो आपको सुनाते हैं। एक संदेश है कि ये सबसे बड़ा टास्क होता है हर गृहिणी के लिए कि आज खाने में क्या बनाया जाए। और तारीफ की अगर खाने वालों से पूछ लिया जाए कि आज क्या बनाऊं, तो वो कहेंगे कुछ भी बना लो। पर दाल, चावल, रोटी, सब्जी, खिचड़ी, दलिया, ये सब नहीं होता। ये कुछ भी होता क्या है, आज तक कोई भी बेचारी गृहिणी ये चीज नहीं समझ पाई होगी। अगर घर में 5-6 सदस्य हैं तो एक ही तरह का खाना नहीं बन सकता है। तब यही करना पड़ता है कि उलझन सुलझे ना, ये कहना पड़ता है कि उलझन सुलझे ना। अगर किसी श्रोता भाई बहन को इस उलझन का कोई सुलझाव नजर आता है तो वो हमसे जरूर साझा करें। बिल्कुल। और ये भी एक बात है कि ये कुछ क्या होता है जो बनाया जाए, इसके बारे में हम जवाब देने वाले हैं इस कार्यक्रम के अंत में। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज खाने में क्या बनाए, ये हर घर की समस्या है। पत्नी या जो भी खाना बनाता है वो चाहता है खाना रुचिकर हो। अच्छा खाना बनाने के बाद कोई नाक बहुत सिकोड़े या खाना ना खाए तो बनाने वाले को ठीक नहीं लगता। इसी कारण खाना बनाने वाला चाहता है कि सब अपनी पसंद बता दें, उसे तो बनाना है। लेकिन इस यक्ष प्रश्न को पूछने की यही आशय है। बताते भी नहीं, नखरे भी निकालते हैं। उससे बचने के लिए ये यक्ष प्रश्न हर परिवार की समस्या है। और जैसे तुमने कहा ना कि गृहिणियां या पत्नी अपने मन का खाना बनाती है। अगर बच्चे ने या पति ने कहा कि ठीक है दाल बना लो, अरे सुबह ही तो दाल बनाई थी, तो वो कहेंगे अच्छा ठीक है पनीर की सब्जी बना लो, अरे रात को पनीर कौन खाता है। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हो जाते हैं। और एक और संदेश में पढ़कर सुनाती हूँ। एक हमारे श्रोता ने लिखा है, आज खाने में क्या बनाए ये हर घर की कहानी है। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक क्या बनाए क्या ना बनाए, ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है। कोई पराठे मांगता है तो कोई पोहा चाहता है, तो कोई कहता है कि मैं ब्रेड खाऊंगा। दोपहर के खाने में कोई कहता है दाल चावल, तो किसी को खिचड़ी चाहिए होती है, किसी को रोटी चाहिए। और रात के खाने में कोई किसी सब्जी की फरमाइश करता है तो कोई दाल रात को नहीं खाना पसंद करता। महिलाओं की ये समस्या रहती है कि क्या बनाए क्या ना बनाए। बात भले ही छोटी सी है, लेकिन इस समस्या का कोई समाधान नहीं, कोई इलाज नहीं। और सही बात है, ये बहुत बड़ी समस्या है। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि
खाने में जो क्या बनाएं मज़ेदार विषय है, लेकिन कुछ हो ही नहीं सकता। रोज़ का ये कन्फ्यूजन, खाने का मन नहीं है, किसी को ये नहीं खाना, किसी को सब्जी नहीं खानी, ये सारी चीज़ें वो कह रहे हैं जो भी मना कर देता है खाने के लिए उस पर गुस्सा आता है। और जिसे आधे सदस्य को रोटी खानी है और आधे सामने वाला कह दे कि मुझे कुछ और खाना है तो गुस्सा आता है। और सब्जियां इतनी सारी होती हैं लेकिन खाने का कुछ भी मन नहीं करता। खाने में क्या बनाए, किसी को ये नहीं खाना, किसी को ये नहीं खाना, बच्चों की अपनी पसंद, सबकी अपनी पसंद, सबकी पत्नियों की अपनी अलग अलग पसंद है। तो इस विषय में भी ज़्यादा गंभीर रूप से हम फंस जाते हैं कि अपनी पसंद का तो वो कुछ बनाती ही नहीं। अपनी पसंद का तो नहीं बनाती है, ऐसा कह रहे हैं। हम लोग तो ये कह रहे हैं कि अपनी पसंद का ही बनाती हैं, लेकिन दूसरों की पसंद के लिए मतलब वो ये चुन लेती हैं कि दूसरों को क्या पसंद आएगा। बिल्कुल। और एक संदेश हमें इस तरह से भी मिला है कि ये प्रश्न बहुत जटिल भाव का है। खाना सबकी सेहत और रुचि को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, इसीलिए ये पूछा जाता है कि आज खाने में क्या बनाऊं। चाहे नाश्ता हो, दोपहर का भोजन हो, रात के समय का भोजन हो, मतलब रात का हल्का भोजन हो, और सेहत को सर्वोपरि रखा जाता है। बहुत ही समझ और सोच लगती है, तब कहीं जाकर बड़ी मेहनत और प्रेम से भोजन बनता है। हमें खाना बनाने वाले की मेहनत और उसकी भावना की प्रशंसा ज़रूर करनी चाहिए, ना कि उसमें कोई कमी निकालनी चाहिए। अगर कोई छोटी सी त्रुटि रह भी गई है तो समय पर नहीं, हल्के फुल्के अंदाज से बाद में इसको व्यक्त किया जा सकता है, ताकि सामने वाले का मन दुखी ना हो और उसकी त्रुटि है उसको भी वो ठीक कर ले। और आज खाने में क्या बनाएं, ये बात हम महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल सवाल है, जो हम रोज अपने आप से करते हैं। श्रीमान जी से पूछते हैं, अभी बेटा आया है तो उनसे सवाल करते हैं, कभी कुछ मदद मिल जाती है, कभी अपने मन से कुछ बनाते हैं। बस एक बात है, ज्यादा कोई नखरे नहीं करता, इसलिए अपने मन की चल जाती है। तो इसी भर पे हम मन का एक गीत चला लेते हैं। सूरज है तेरी बिंदिया रे, कह दो एक बार सजना, इतना क्यों प्यार सजना, है मुझ में ऐसा ही क्या रे। बादल है तेरा काजल, अंबर है तेरा आंचल, सूरज है तेरी बिंदिया रे। चैन तो मेरा लूटे तेरे ये दो नैन हैं, सजना जी आप क्यों ऐसे बेचैन हैं। चैन तो मेरा लूटे तेरे ये दो नैन हैं, नैनों में कैसे मैं कह दूं है क्या। कह दो एक बार सजना, दो और दो चार सजना, नैनों में ऐसा ही क्या रे। कचरे की धार इनमें, ऐसी तलवार इनमें, छीने जो मेरी निंदिया रे। और आप क्या कहना चाहती हैं चंचल जी, बताइए। मैं बताना चाह रही थी कि एक खास दिन जिसके बारे में हमें बात करनी थी, और ये है विश्व मधुमक्खी दिवस, जो कि आज के दिन मनाया जाता है, यानी कि 20 मई के दिन। और मधुमक्खी और अन्य परागणकों जैसे तितलियां, चमगादड़ और हमिंग बर्ड जो होते हैं, उनके जीवन और मानवीय गतिविधियों से वो खतरे में आ रही हैं। इस पर जागरूकता के लिए ही ये दिन मनाया जाता है। परागण बहुत सारी खाद्य फसलों सहित कई पदार्थों के पुनरुत्पादन में भी सहायक होते हैं, इसलिए इन चीज़ों के बारे में जागरूकता हो, ये बहुत ज़रूरी है। और स्लोवेनिया के बी कीपर्स एसोसिएशन के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र के समक्ष विश्व मधुमक्खी दिवस बनाने का प्रस्ताव रखा गया था, और जिसे 7 जुलाई 2017 को इटली में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के 40वें सत्र में अनुमोदित किया गया। और पहली बार
20 मई 2018 को ये दिवस मनाया गया। मधुमक्खियों का लाभकारी कीटों में एक बहुत खास स्थान होता है। मधुमक्खी से हमें शहद के रूप में एक स्वादिष्ट पौष्टिक पदार्थ भी मिलता है, जिसके लिए कह सकते हैं कि कोई और विकल्प है ही नहीं, वो इतना अच्छा होता है। और कृषि उत्पादन में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। बिल्कुल। और हर दिवस की जैसे एक थीम होती है, इसलिए आज के इस दिन की थीम है प्रकृति से प्रेरित मधुमक्खियां हम सभी का पोषण करती हैं। और ये थीम कृषि, खाद्य प्रणाली और हमारे प्राकृतिक स्वास्थ्य में मधुमक्खियों और अन्य परागणकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालती है। और साथ ही साथ क्या होता है मालूम है कि कुछ तो क्या बनाया जाए खाने में, हमने बताया था ना, कुछ तो ये होता है जिससे सभी खुश हो जाएं और सब प्रसन्न रहें, और कुछ थोड़ा सा रोचक होना चाहिए, इसलिए कहा जाता है कुछ भी बना लीजिए। तो अब कुछ भी नहीं बना सकते हैं क्योंकि वक्त हो चला है कार्यक्रम से इजाजत लेने का। तो स्वीकार कीजिए नेहा शर्मा और चंचल वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली।